नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन है 26,341 के लेवल पर ड्यूरिंग द एंटायर फेब मंथ और डिक्लाइन थर्ड स्ट्रेट मंथ में हमने देखा आईटी स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस जैसे आईटी जायंट्स थे जहां से गेन लॉसेस जो हैं वो लीड होते नजर आए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने बिगेस्ट मंथली लॉस नवंबर 2008 के बाद रजिस्टर किया फरवरी के महीने में। इन्फोसिस ने भी बिगेस्ट लॉस अप्रैल 2013 के बाद फेस किया। सो क्लियरली आईटी सेक्टर के लिए फरवरी का महीना कुछ खास नहीं था। संभलने की कोशिश ढेर सारी की, बेहद कोशिश की, बावजूद इसके आईटी स्पेस में हमने लॉसेस ढेरों देखे। डिस्पाइट हाई वॉलेटिलिटी इन फेब, बीएसई लिस्टेड कंपनीज ने करीब 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप्स को ऐड किया। सो दैट इज अनदर थिंग विच इज टू वॉच आउट फॉर। निफ्टी बैंक की तरफ आ जाते हैं। रिकॉर्ड हाई इस मंथ निफ्टी बैंक ने हिट किए, एडवांसिंग फॉर द सेकेंड स्ट्रेट मंथ, जहां यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने गेनिंग मोमेंटम दिखाया। एसबीआई ने 11 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार किया। And let's say that's for the first time ever in a Feb month. Banks and Financials की रैली जो थी Q3 परफॉर्मेंस के साथ साथ फरवरी के महीने में रिजल्ट सीजन भी चल रहे थे। नतीजों के दौर में हमने देखा लाइक्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, क्रैम्प, सीडीएमओ, ये सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर पा रहे थे और ऑटो क्षेत्र में भी जान थी। लेकिन हाँ, आईटी स्पेस और कुछ हद तक कंजम्पशन का खेमा जो था वो लगाड़ नजर आया ड्यूरिंग द एंटायर फेब मंथ। मिड कैप 2 मंथ लूजिंग स्ट्रीक हमने देखी और 60% स्टॉक्स जो थे वो ग्रीन में क्लोज होते मिड कैप इंडेक्स के नजर जरूर आए। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर बात करें 3 वीक लूजिंग स्ट्रीक थी। एम्बर एंटरप्राइजेस और तेजस जैसे स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा कि गेन्स नजर आए, मजबूती नजर आए और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यहां से फर्दर अपसाइड इन स्टॉक्स में नजर आ सकती है। बिगेस्ट मंथली गेन एम्बर एंटरप्राइजेस ने रजिस्टर किया पिछले 2 साल का फरवरी के महीने में। ब्रॉडर मार्केट्स ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया, यानी कि फरवरी मंथ की तस्वीर को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी थकान महसूस कर रहे थे, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो है वो एटलीस्ट उनके मुकाबले इन कंपैरिजन टू देम परफॉर्म कर पा रहे थे और बेहतर परफॉर्म कर पा रहे थे, आउट परफॉर्म कर रहे थे। टॉप सेक्टोरल लूजर निफ्टी आईटी इंडेक्स। कोफोर्ज 28% टूटा फरवरी के महीने में, बिगेस्ट मंथली फॉल जो कि कहा जा सकता है पिछले 6 सालों का। इंडेक्स ने रजिस्टर किया डिक्लाइन, बिगेस्ट मंथली लॉस सितंबर 2008 के बाद। आईटी इंडेक्स की हम बात करें, ऑफ कोर्स एआई डिसरप्शन फियर और एआई ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो भी कंपनियां बदलते ट्रांसफॉर्मेशन और एआई डेवलपमेंट के साथ पिवट कर जाएंगी वो सक्रिय रह पाएंगी। उसके अलावा सारी कंपनियां जो हैं उन्हें परेशानी होती दिखेगी और ढेर सारी आईटी कंपनियां इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई डेवलपमेंट पर फोकस भी कर रही है। तो चलिए, ये पूरे फरवरी महीने का लेखा जोखा आपके सामने हमने रखा। अब यहां से आगे अब बात करते हैं मार्च महीने की, क्योंकि अगले हफ्ते की तैयारी में सोमवार का सेशन बाजार के लिए कैसा होता है इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे जुड़ते हैं, उनसे हम उनकी हेल्प से ये सब समझने की कोशिश करते हैं और सोमवार का दिन इस बार जब आएगा तो नया महीना लेकर आएगा। गौरांग शाह मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ है, हरीश जुजारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। गौरांग सर, आप सुन ही रहे होंगे जिस तरह से फरवरी का महीना चैलेंजिंग था लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी ढेर सारी दे गया। आपने कैसे रीड किया फेब मंथ को और यहां से आगे फॉरवर्ड लुकिंग मार्च महीने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? धन्यवाद मानसी जी, आपका ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। और देखिए, पहले तो अगला हफ्ता जो है मानसी जी वो छोटा हफ्ता होगा, होली की एक छुट्टी है, तो 5 के जगह पे 4 दिन काम करेंगे हम। आज जिस शुक्रवार को जिस प्रकार से बाजार में निचला स्तर हमने देखा और जो अहम स्तर निचला स्तर हम मान के चल रहे थे कि 25,200 और 25,300 का जो स्तर है वो टूटेगा नहीं, वो भी टूट गया। अनुमान है कि शायद आने वाले हफ्ते में थोड़ा बहुत दबाव और दिख सकता है, शायद 25,000 का स्तर हम देखें, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल तो। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि निचले स्तर से खरीदारी आ जाती है मानसी जी। तो इंडेक्स यानी कि सेंसेक्स सूचकांक यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, लेकिन क्षेत्र और कंपनी के आधार पर मेरे ख्याल से काफी कुछ हरकत हमने इस हफ्ते भी देखी, पिछले हफ्ते भी देखी, आने वाले हफ्ते में भी हम देखेंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं।
एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा करेंगे मानसी जी के जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे ये बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो सकता है। तो इस प्रकार की गिरावट में मानसी मैं मानता हूं कि निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है। अगर आप आने वाले महीने 3 महीने 6 महीने या उससे कम की समय सीमा नहीं देखते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो आप एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं। रहा सवाल आपका प्रश्न मार्च का महीना, तो देखिए मानसी जी मार्च का महीना वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है और एडवांस टैक्स के नंबर्स, लोगों को अपने बैलेंस शीट पर कैश दिखाने होते हैं, उसको लेकर के शायद थोड़ा बहुत बिकवाली का दबाव भी रह सकता है शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में। तो शायद एक निचले तरफ का दायरा मार्च महीने में रहे ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल, बशर्ते कि कोई ऐसी खबर आए जिससे बाजार में थोड़ी बहुत स्थिरता और सहानुभूति आए और हम ऊपर के तरफ के दायरे देखें। लेकिन अब बाजार बहुत ही सीमित दायरे में घूमेगा, 25,000 और 24,800 नीचे की तरफ, 25,300 से लेकर के 25,500 ऊपर की तरफ, ये एक दायरा है जहां पर शायद बाजार कामकाज कर सकता है। चलिए, तो बिल्कुल रेंजेस के साथ साथ बाजार के लिए फंडामेंटली तस्वीर यहां से आगे कैसी नजर आ सकती है, विस्तार से गौरांग सर ने हमें बताया। हरीश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आपका भी स्वागत है। बताइए, नए महीने के लिए जब अगले हफ्ते हम बाजार खुलते देखेंगे, किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं? पिछला महीना क्रक्स मैंने सामने रखा सभी के। पीएसयू बैंक टॉप सेक्टोरल गेनर थे ड्यूरिंग द एंटायर मंथ। फार्मा ने भी बाजार को संभालने का काम किया और ऑटो भी बिगेस्ट मंथली गेन सितंबर 2025 के बाद देख रहे थे। 5% की बढ़त थी। यहां से आगे कौन से क्षेत्र, कौन से प्लेयर्स आपके फोकस रेडार पर रहेंगे? गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल, अगर जैसे आपने बताया, बिल्कुल आईटी सेक्टर वाज द मेजर इम्पैक्ट देखने मिला था, जहाँ पे हमने देखा था अच्छा खासा बिकवाली देखने मिला थी। सारी दिग्गज कंपनियों से बिल्कुल प्रेशर देखने मिल रहा था, स्पेशली जिस तरीके से टीसीएस, इन्फोसिस में से हमने बिकवाली देखने मिल रही थी, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल देखने मिल रहा है इंडेक्स में से। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत रेंज बढ़ सकता है। जिस तरीके से आज का सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस आने वाले दिनों में और दोबारा देखने मिल सकता है। देखिए, मॉर्निंग सेशन में हमने डिस्कस कर रहे थे कि स्पेशली लगातार 3 दिनों से एक दायरे में ट्रेड कर रहा था इंडेक्स, लेकिन हमें देखने मिल रहा था कि ऊपर लेवल पे से सेलिंग भी देखने मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक पीसीआर घटने रहा था। कहीं ना कहीं वो वहीं पे रेंज में ट्रेड कर रहा था 0.85-88 के आसपास ही, लेकिन आज सेल ऑफ के बाद ही वो थोड़ा बहुत कूल ऑफ होते हुए नजर आया, जो कि 0.62 तक आज के नजर आया। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो आज फॉल देखने मिला, जो गैप फॉर्मेशन बनाया था निफ्टी में बजट के टाइम पे, तो वो जो गैप है वो फिल करते हुए नजर आ सकता है आने वाले दिनों में, जो कि सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,100 के करीबन। तो ओवरऑल सेटअप मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीक बंद देखने मिल सकता है शुरुआत के अगले हफ्ते में, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी ये रिकवरी भी देखने मिल सकता है। सेटअप मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन मुझे ओवरऑल पॉजिटिव का ही रुझान रहना चाहिए सेटअप के हिसाब से। आने वाले समय के लिए मुझे लग रहा है कि 2 सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखने मिल रहा है कि लास्ट कुछ दिनों से स्पेशली पावर सेगमेंट में वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स में भी अच्छा मूवमेंट है। तो ये दोनों सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि वहां पे ध्यान देना चाहिए। और एक हमने देखा है कि सीपीएससी इंडेक्स में क्लियरली एक ब्रेकआउट है टेक्निकल सेटअप पे, तो निफ्टी सीपीएससी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो इन सेक्टर्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए आने वाले दिनों में स्पेशली। ऑलराइट, तो चलिए, हरीश जी ने भी विस्तार से मैं बताया कि यहां से आगे किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। निफ्टी एनर्जी स्पेस में भी हमने मूव्स देखे हैं ऑन द पॉजिटिव अपसाइड। यहां से देखना होगा कि आने वाला नया महीना जो है किन सेक्टर्स के लिए बेहतर साबित होता है और कौन से सेक्टर्स अभी वीक साबित होते हैं नए हफ्ते में, नए महीने में। लेकिन चलिए, यहां से आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल गौरांग सर, बजाज फाइनेंस कि 10 शेयर्स 1010 के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। नजरिया वो शॉर्ट टर्म का मांग रहे हैं, लेकिन हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से आप अपनी राय दीजिए। कैसे देख रहे हैं बजाज ट्विंस को? बजाज फाइनेंस में इन्होंने निवेश किया है, लेकिन बजाज ट्विंस पर आपका फंडामेंटल टेक क्या है?
तो ये कंपनियां सक्षम और मजबूत है मानसी जी, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपने निवेश अच्छी कंपनी में किया है, तो अगर आपके पास समय सीमा की बाधा नहीं है, अगर आपके पास समय पर्याप्त है, तो आप उस निवेश को लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो ज्यादा उचित होगा। क्योंकि शेयर बाजार में अगर आपने सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया है, तो लंबी अवधि में वो आपको निवेश के ऊपर कुछ मुनाफा दे के ही जाता है शेयर बाजार। दोनों कंपनियों में से हमारी खरीदारी की राय जो है वो बजाज फाइनेंस पे है मानसी। और हमने अक्सर देखा है कि ये स्टॉक कुछ समय से दायरेबंद कारोबार कर रहा था, कुछ नतीजों को लेकर के हल्की सी चेतावनी दी थी, उसके कारण ये दायरेबंद रहा। फिर इस हफ्ते हमने देखा ये 1000 के पार भी गया और आज 1000 के नीचे आकर के बंद दिया है। जब पहले तो इनकी शेयर की संख्या 10 है, अगर लंबी अवधि के लिए निवेश लायक पूंजी है, जो मैं उनको कहूंगा, दरखास्त करूंगा या राय भी दूंगा कि आप कोशिश करें कि आप थोड़ी बहुत बचत करके आपका निवेश बढ़ाएं बजाज फाइनेंस में। और अगर आपको बढ़ाना है तो मेरे ख्याल से 950 के नीचे, क्योंकि बाजार में थोड़ा बहुत कमजोर माहौल है, बिकवाली का दबाव ज्यादा है मानसी जी, तो 950 के नीचे अगर आता है तो ये थोड़े बहुत और भी जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं उनको फिर से कहूंगा, नजरिया लंबी अवधि का रखें, क्योंकि एक सक्षम और मजबूत कंपनी है एनबीएफसी क्षेत्र की, और एक बहुत ही बेहतरीन कॉर्पोरेट ग्रुप से आती है ये कंपनी बजाज फाइनेंस। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय बजाज फाइनेंस पर आपको मिल गई है। सक्षम है कंपनी, बजाज फाइनेंस के दोनों शेयर्स हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस पर कन्विक्शन जो है गौरांग सर का और बढ़ता हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं। हरीश सुभाष जी का सवाल है ओला इलेक्ट्रिक पर। इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स खरीदे हैं 26 रुपए के दाम पर। अब इनकी क्वांटिटी जो है वैसे तो 30,000 लिखी है। अब अगर ये सही है तो करीब 8 लाख का निवेश ओला इलेक्ट्रिक में इन्होंने किया है, लेकिन अगर 3,000 शेयर्स ही है और ये क्वांटिटी गलत लिखी है हमारे सिस्टम में, तो फिर 1 लाख, करीब 1,78,000 तक की इन्होंने निवेश किए हैं। नुकसान है क्योंकि बड़ी मात्रा की खरीद है। क्या राय होगी ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक पर? देखिए मानसी जी, बिल्कुल यहाँ पे टेक्निकली तो ज्यादा बड़ा सजेशन नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर गौरांग सर अगर फंडामेंटली इसमें कुछ अप्रोच दे सके तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार स्टॉक में करेक्टिव फेज भी देखने मिल रहे हैं, तो कोई भी उछाल टिक नहीं पा रहा है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा बेहतर रहेगा कि थोड़ा फंडामेंटल अप्रोच के साथ ही इसमें डील किया तो बेहतर रहेगा स्टॉक। जी जी बिल्कुल हरीश जी। गौरांग सर, फंडामेंटल्स की जहां बात चली है, वैसे अगर देखा जाए तो कंपनी के लिए नेगेटिव ट्रिगर्स कई है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज होती दिखी ओवर लास्ट क्वार्टर। पॉजिटिव्स में सिर्फ कंपनी ने डेट रिडक्शन किया है। फंडामेंटली क्या आप इस कंपनी को रीड करते हैं, और अगर हाँ तो कोई अगर एडवाइस बन रही है ओला इलेक्ट्रिक पर? मानसी जी, हमने कई बार इस कंपनी के ऊपर टिप्पणी करी है और मैंने कई बार ये कहा है कि आप सावधानी बरत के काम कीजिए। इसका आईपीओ मेरे ख्याल से 75 या 76 पर आया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, अनुमान लगा रहा हूं। और जब आईपीओ आया था मानसी जी, तब आईपीओ नोट द्वारा हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। आईपीओ लिस्ट हुआ, लिस्टिंग समय भी हमने हमारे चैनल लिटिना स्वदेश और सहयोगी चैनल लिटिना पर टिप्पणी करी थी। लिस्टिंग के बाद ये करीबन 150 तक गया था मेरे ख्याल से, और उसके पश्चात निरंतर नीचे के तरफ के दायरे, और सभी प्रकार के लोगों को, चाहे वो कारोबारी हो या निवेशक हो, नुकसान ही नुकसान हुआ है। अपने सर्विस सेंटर्स की संख्या कम कर रहे हैं, पहले बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब कम करने, ये दोगलापन जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कुछ दिनों पहले इनके टॉप मैनेजमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ वारंट इश्यू हुए थे, और कोर्ट ने वो मेरे ख्याल से वारंट खारिज किए, तो स्टॉक ऊपर गया। ये भी कोई खबर नहीं है कि शेयर का भाव ऊपर जाए, बुनियादी दर के आधार पर ऊपर जाना चाहिए। शिकायत अगर आप देखें मानसी जी कंज्यूमर कोर्ट में, तो एक बार मैंने पढ़ा था 10,000 से ज्यादा शिकायतें हैं कंज्यूमर्स की। इनके स्कूटर्स सर्विस सेंटर में जाते हैं, वे अगर फिर लौट के दुरुस्त होकर के उपभोक्ता के पास आते नहीं है, तेल छिड़क कर उस तेल उसके ऊपर तीली फेंक देते हैं, आग लगा देते हैं इनके स्कूटर्स को। लोग इस तरीके से परेशान हैं। मैं मानता हूं कि इस कंपनी को छोड़ करके जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स है इसके पहले, उदाहरण के तौर पर जहां पर हमारी खरीदारी की राय, ओला इलेक्ट्रिक पर तो मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हम इस प्रकार की कंपनियों का बुनियादी दर पर
मापदंड करते नहीं है, हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा ऐसा हम मानते हैं। तो एस्टैब्लिश प्लेयर्स में बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, टीवीएस मोटर्स है, आप इन सब पर ध्यान देते तो ज्यादा उचित होगा। भाव कम है और 3,000 या 30,000 शेयर ले लिए और ये आप अगर तर्क लगाते हैं कि आपको मुनाफा होगा, तो ये सबसे बड़ा जोखिम है आपकी सेहत के लिए और आपकी पूंजी के लिए, आपकी नींद के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल गौरांग सर, बड़ी ही बारीकी से आपने एब्सोल्यूट एनालिसिस कर बताया। इनफैक्ट अपोला इलेक्ट्रिक के लिस्टिंग प्राइस तक चले गए और बिल्कुल सही कहा आपने, 76 रुपीज पर शेयर लिस्टिंग जब हुआ और उसके बाद एक के बाद एक खबरों का सिलसिला और लिटरली स्टॉक में डाउन ट्रेंड्स। हमारी पीसीआर टीम ने अभी स्टॉक के चार्ट्स भी फायर किए थे पिछले 6 महीने के और गिरावट ही गिरावट ये स्टॉक ने झेली है। न्यूज फ्लोज भी नेगेटिव रहे हैं। हमारे व्यूअर के लिए एक ही हिदायत, एक ही राय है, इसी स्पेस में कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारी स्क्रिप्ट्स हैं, उनका चयन करें, उनमें निवेश करें और यहां से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। एक और सवाल है मिस्टर पॉल का, आइनॉक्स विंड पर 100 शेयर्स 154 के दाम पर खरीदे हैं। हरीश, कोई टेक आइनॉक्स विंड पर आपकी तरफ से? मानसी जी, अगर देखा जाए तो देखिए लगातार स्टॉक करेक्टिव फेज में है, तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो अभी फिलहाल के लिए सपोर्ट्स जो है ऑलरेडी टूट चुके हैं, 100 के आसपास सपोर्ट्स थे, उसके नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि और गिरावट देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो अगर लंबे समय का अवधि है तो मुझे लग रहा है कि बने रह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा अगर नीचे के और 85 के आसपास आता है तो वहां पे थोड़ा एवरेजिंग के लिए कोशिश किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा बने रह सकते हैं, लेकिन सेटअप ओवरऑल चार्ट सेटअप की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एवरेजिंग के लिए मना करूंगा। तो थोड़ा नीचे आते हैं तो ऑलमोस्ट 85 के करीबन तो एवरेजिंग के लिए कोशिश किया जा सकता है स्टॉक में। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक फिलहाल हमें मिल चुका है। इस बीच एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर गौरांग सर एक टेक जानना चाहेंगे। वैसे तो हमारे एक व्यूअर है मिस्टर तिवारी, उनका सवाल एमसीएक्स पर है। 100 शेयर्स उन्होंने एमसीएक्स के खरीद रखे हैं और अपने एंट्री लेवल करीब 1500 के आसपास के वो एमसीएक्स में बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में हमने काफी गिरावट देखी है। 1591 की एंट्री है एमसीएक्स पर हमारे व्यूअर की, वहां से तो ऊपर गया है स्टॉक। ये और इसके अलावा अगर प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर कोई राय आप देना चाहें? मानसी जी देखिए, दोनों ही तरफ चाहे वो शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, एक अंदाजा हम लगाते हैं कि सालाना अगर आपको 12 से 15% का रुझान ऊपर की तरफ देखने मिलेगा, तो अगर आप इस 12 से 15% के रन रेट को कंपाउंडिंग करते 3 से 5 साल के नजरिए से, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि बाजार कहां पर जाकर के पहुंचेगा। पहली बात। दूसरी बात, निरंतर लोगों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो या फिर शेयर बाजार। तीसरी बात, हमें लग रहा है कि और ये जो एनएससी की आईपीओ की भी बात अनुमति जो मिली है और बहुत जल्द इसका आईपीओ मेरे ख्याल से इस साल के दूसरे आधे हिस्से में आएगा, ऐसी बातें हमने सुनी है। तो ये एक टेलविंड पॉजिटिव है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए। उदाहरण के तौर पर, ये मैं कोई राय नहीं दे रहा, उदाहरण दे रहा हूं, बीएससी और एमसीएक्स जैसी कंपनियां। और एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट रिलेटेड सर्विसेज सेवाएं उपलब्ध कराती है और बीएससी शेयर बाजार में निवेश के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। हमारा नजरिया शेयर मार्केट के लिए काफी सकारात्मक है। एक कंपनी है जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं जो सेवाएं उपलब्ध कराती है, कैंप्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। लेकिन एमसीएक्स की अगर आप पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, ये पूरा अगर आप इतिहास और रुझान देख ले, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निवेशकों की निवेश की गई पूंजी में लाभ लेकर के दिया है इस कंपनी ने, इस कमोडिटी कंपनी ने, प्लेटफॉर्म ने। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में और भी बेहतर रुझान आने की संभावना है। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक चीज बिल्कुल कहूंगा, इनका जो निवेश का स्तर है वो काफी सकारात्मक है। ठीक है, बिल्कुल गौरांग सर। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के अगले हफ्ते की तैयारी करवाने के लिए। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स जो हैं फ्लैशेस के जरिए आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश कर देंगे। समय की पाबंदी है, फिलहाल अगले हफ्ते की तैयारी को हमें यहीं समेटना होगा, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का